भारतीय जनता पार्टी जी। जिसके साथ रहती है धीरे धीरे उसको निगल जाती है। जैसे गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कहाँ है शिवसेना खोजिए। अभी चले जाइए उड़ीसा, वो किनारे हैं बेचारे पटनायक। याद कीजिए कर्नाटका, हेगड़े जी को मिलाया था इन्होंने अपनी पार्टी में, वो जो ताकत थी वहाँ की लेकर के बीजेपी ने वहाँ भी सरकार बना लिया। तो ये दूसरे की दौलत को जितना जल्दी हो मौका मिल जाए हड़पते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी का उन्होंने अंत कर दिया और उन्होंने फैसला कर लिया है कि बिहार में नीतीश जी जा रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हिंदी टॉप में हमारे ख़ास मेहमान हैं दरभंगा से 4 बार के सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब। उनसे कुछ ख़ास सवाल लेकर के हम आए हैं जो बिहार के सिलसिले में है। बिहार में चुनाव होने वाला है, इस बार उनकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, वहाँ जो मुसलमानों के वोट में जो बिखराव की बात कई बार आती है ओवैसी के नाम पर, उस सिलसिले में बात करेंगे। और जो जातिगत जनगणना के बारे में जिस तरीके की पहल बिहार ने शुरू की और उसको उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके मौजूदा जो पार्टी के जो दल के नेता अभी हैं तेजस्वी यादव, जिस कदर उसको उन्होंने उठाया हुआ है इस मुद्दे को, इन तमाम बातों पे इनसे बात करेंगे। फातमी साहब, स्वागत है आपका द हिंदी टॉप में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी शुक्रिया आपका आपके इस इंटरव्यू के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो अभी जो इलेक्शन होगा, जो अक्टूबर में इलेक्शन होगा, जिसमें जो एक मामलात आ रहे हैं निकल के कि शिक्षा, रोज़गार, पलायन, ये जो आपके महागठबंधन का जो मेन मुद्दा है, जिसको लेकर के पूरे महागठबंधन के नेता बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं, शिक्षा को लेकर के आपकी पार्टी का क्या नज़रिया है, तेजस्वी यादव का क्या नज़रिया है? क्योंकि बार बार उनकी पढ़ाई पे कई बार सवाल उठते हैं, उसका वो जवाब देते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या उनका नज़रिया क्या है? बात सुनो ना जी। अगर पढ़ा लिखे होने से एजुकेशन का स्तर बढ़ जाए जी, तो नीतीश कुमार जी तो खुद इंजीनियर है जी, ठीक है ना। लेकिन उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। मेरा ये मानना है जी कि जो तेजस्वी जी बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, जी, तो बेरोजगारी में एक चीज है एजुकेशन भी। जी। अगर वो कर रहे हैं पलायन की बात, तो वहाँ भी तालीम की ज़रूरत है। अगर आपके स्टेट के अंदर एजुकेशन अच्छी होगी जी, तो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खड़े हो जाएंगे। अगर आपके स्टेट में अच्छे इंजीनियर हैं जो लोकल लेवल पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ कारखाना भी आ जाएगा जी, वहाँ कारोबार भी आएगा। तो ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आज मानना है हमारे माननीय तेजस्वी जी का कि जो हमारी प्रायोरिटी होगी कि अपने लोगों को हम बिहार में रोकें, उसको अच्छी शिक्षा दें, उसको अच्छी सुरक्षा दें, उसको अच्छी हुनर दें, कारोबार करने की क्षमता पैदा करें उनके अंदर, ताकि प्लान न हो बिहार में जी, और रोजगार सृजित हो बिहार के अंदर। सरकारी नौकरी तो देंगे, उसकी एक लिमिटेशन है जी, लेकिन उसके अलावा भी आपको खड़ा करना पड़ेगा बिहार को। तो वो उनका तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नया बिहार वो बनाना चाहते हैं, जिस बिहार के अंदर नौजवानों की हिस्सेदारी हो। और नौजवान के बारे में कौन सोचेगा? जो नौजवान होगा खुद है, उसकी सोच नौजवानों के लिए है। तो और भी नेता हैं मार्क अभी बिहार में, कुछ नए आए हैं, कुछ पुराने हैं। देखो एक चीज बात, अगर कोई भी है जी, अगर तेजस्वी के रास्ते पर हैं जी, अच्छी बात है। जो तेजस्वी की सोच है बिहार के लिए कि बिहार आगे बढ़े, बिहार से लोग बाहर न जाएं, प्लान न हो, लोग यहीं पढ़ें, यहीं लिखें और यहीं कारोबार करें, यहीं बिजनेस आए, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बुरी बात है? अब एक सवाल आपसे ये है कि 2020 में जो चुनाव को मैंने बहुत नज़दीक से देखा था वहाँ पर, और
उसमें जो चीज़ें सामने आई थी वो ये आई थी कि जैसे चिराग पासवान ने सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को यानी नीतीश कुमार से ही को टारगेट किया और उनको कमज़ोर करने की कोशिश की और कमज़ोर किया भी। ये एक सच्चाई है। अब उनके पीछे कौन था, क्या था, ये दुनिया समझती है। मेरे दर्शक जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो समझेंगे इस बात को, और बिहार से जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं और आप बेहतर जानते हैं। इस बार फिर एक चीज़ नई आ रही है सामने, जो चिराग पासवान ने एक नया फिर उन्होंने कहा है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और पहले तो उन्होंने 243 सीट बोला, फिर बाद में उसको उन्होंने किसी एजेंसी को इंटरव्यू देने में उसको थोड़ी करेक्शन भी की। आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई इस इलेक्शन के बाद, चूँकि अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू देते वक्त अमित शाह ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि चुनाव हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए तय करेगा। ये एक बहुत बिहारियों के अंदर में एक ये बड़ा वो है, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा बदल गया। देखिए ऐसा है, नहीं, बिहार को फिर वो समझना पड़ेगा ना, वो कौन बिहार का नेतृत्व करेगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी जी जिसके साथ रहती है जी धीरे धीरे उसको निगल जाती है। अच्छा, निगल जाती है। निगल जाती है जैसे गुजरात के अंदर तो बीजेपी कुछ नहीं होती थी जी। किन लोगों ने ज्वाइन किया उनको, वो कहाँ हैं आज। महाराष्ट्र के अंदर कहाँ है शिवसेना, खोजिए। अभी चले जाइए उड़ीसा, आउटसाइड सपोर्ट लिया करते थे, वो किनारे हैं बेचारे। पटनायक कौन है मुख्यमंत्री वहाँ, कौन सी पार्टी का है। लेकिन 20 साल तक नीतीश कुमार ने रोका रखा भी ना उनको। मेरी बात सुनिए जी। तो अब एक एक करके ना हिसाब होगा भाई। जी। याद कीजिए कर्नाटका, हेगड़े जी को मिलाया था इन्होंने अपनी पार्टी में। बेचारे हेगड़े जी तो गुजर गए, और वो जो ताकत थी वहाँ की लेकर के बीजेपी ने वहाँ भी सरकार बना लिया। तो ये दूसरे की दौलत को जितना जल्दी हो मौका मिल जाए हड़पते हैं। अच्छा, हड़प लेते हैं। निगल जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी का भी का उन्होंने अंत कर दिया, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब जो अगर एनडीए की सरकार बनी, जो बननी नामुमकिन है, तो उसमें बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये बीजेपी का फैसला है। तो पीछे से किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब ये क्या मालूम, वहाँ पे किसी उस पार्टी के अंदर जी सिर्फ एक जगह का पक्का है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके अलावा किसी का पक्का नहीं है कुछ भी। हाँ। तो वो वहाँ पे वो किसी जेब से पर्ची निकलेगी अगर क्या अगर एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन चेहरा क्या बीजेपी का ही होगा या किसी एनडीए से भी होगा? एनडीए का सवाल ही नहीं है, बीजेपी जी। तो वो, लेकिन गुंजाइश ही नहीं है बिहार के अंदर। बिहार अब तैयार है एक युवा चेहरा के लिए जिसका नाम है तेजस्वी यादव। पिछली दफा कुछ हजार वोट से ये छूट गया था, लेकिन अब वहाँ की जनता ने मूड बना लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश के बाद बीजेपी सत्ता में आके बैठ जाए और वही काम करे जो वो आज यूपी में कर रही है या दूसरे राज्यों में कर रही है जी। वही हिंसा, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही हिंदू, वही मुसलमान, वही गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तो ये जो चीज़ है इसको समझने की ज़रूरत है कि बिहार में नीतीश जी जा रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं। अच्छा, ये पक्का है। नीतीश जा रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप बोलते वक्त। बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। आपको और कोई शक नहीं अभी है? आप इंतजार कीजिए, एनडीए के अंदर बहुत सिरफरोल है।
अच्छा, एक बहुत आप, इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा था कि मैं एक बार आपसे ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से जब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ को सुनता हूँ, देखता हूँ अलग अलग न्यूज़ को, तो उसमें एक चीज़ बहुत चर्चा रहता, तो मुझे एक चीज़ था कि मैं किसी जो मुस्लिम लीडर, जो चूँकि कहीं ना कहीं एक चीज़ कही जाती है ना कि मुस्लिम लीडर से बात की जाए। वैसे आपके बारे में जो मेरी जानकारी है वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, आप दूसरे ज़ात और दूसरे धर्म के भी की भी नेतागिरी आपने की है, और वहाँ पे लोगों को आपको सर्व समाज का वोट मिला है। ये सच है, क्योंकि मैं देखता हूँ दरभंगा मेरा ज़्यादा आना जाना रहा है, तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम लीडर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि लोग सवाल करते हैं ऐसा, वो वजह ये है कि तेजस्वी यादव आपके जो कमेटी है महागठबंधन की, उसके चेयरमैन हैं वो, और मान के भी चला जाता है, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी अगर जो भी सीट निकल के आती है, वो भी सीट की संख्या जो भी होगी, तो मान के चला जाता है, चूँकि पहले से प्रोजेक्शन तेजस्वी यादव के चेहरे का रहा है कि वही सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन ये डिप्टी सीएम को लेकर के जो मामला आता है कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आपकी पार्टी, आपके वो जो सहयोगी दल है, उसमें से एक नेता हैं मुकेश सहनी। वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि गरीब का, दलित का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर अपना नाम धीरे से आगे कर देते हैं। इस पे कोई सहमति आपके जो जितने भी एलाई पार्टी हैं उसमें कुछ है ऐसा? अगर वो होगा तो ये जो 17 साढ़े 17% का जो मुस्लिम की आबादी शुरू से आरजेडी के साथ रही है या डिफरेंट दल में भी रही है, उनका चेहरा कोई नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि मुख्य जो चीज़ है, जो जी। कोई स्टेट का जो नंबर 1 और आखिरी आदमी जी। चीफ मिनिस्टर ही होता है, जी। उसकी कैबिनेट होती है। जी। अगर हम अभी आपसे पूछें कि किसी राज्य के बारे में, जी। जैसे इससे पहले तेलंगाना के अंदर कितना डिप्टी सीएम था, याद है आपको? जाहिर सी बात है, याद नहीं है। कई जी। कई जी। तो डिप्टी सीएम तो देखा जाएगा, समय आएगा या उसके पहले ही कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए जी। तो उसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है। नहीं है, अनाउंसमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, किसी से बातचीत होगी, तो बनाए जाएंगे। तो ये तो अभी उसमें टाइम है। अभी तो किनके नेतृत्व में चुनाव हो, तो उसके लिए तो तेजस्वी के पास वोट बैंक भी है, तेजस्वी आपके विपक्ष के नेता भी हैं, तो उन्हीं को है, उन्हीं का है। उन्हीं का सब कुछ उन्हीं तो एक सवाल और जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन उस एक क्षेत्रीय पार्टी में आप उसके एक राष्ट्रीय चेहरा बने रहे हैं हमेशा, और ख़ास तौर से मुसलमान जो नेताओं का नाम, अगर हिंदुस्तान में जो 4-5 लोगों का नाम आता है, उसमें अली अशरफ फातमी का नाम भी लिया जाता है कि एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे पे मुसलमान नेताओं में। ओवैसी की जो एंट्री बिहार में हो रही है, या पिछली बार जो हुई थी, और वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने या लालू यादव ने उनके 4 एमएलए चुरा लिए। 5 जीत करके आए थे, एक सिर्फ अख्तर उल ईमान साहब रह गए, बाकी 4 लोग इधर आ गए, और उसका वो बदला 4 के बदला 40 से लेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो उस एंट्री को, चूँकि बिहार की ज़मीन पे अगर दो चार बड़े अलग अलग पार्टियों से देखा जाए तो लोग हैं, लेकिन ओवैसी का चेहरा एक अपने आप को एज ए पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, और वहाँ लेकर के जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो सीमांचल का इलाका है, इवन दरभंगा के भी कुछ इलाकों में उनकी ठीक ठाक आना जाना उनका हो रहा है। उसको आप किस तरह से ख़तरे में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये गलत क्लेम है कि कोई हिंदू नेता है, कोई मुस्लिम नेता है जी। और मैं कम से कम उससे अपने आप को दूर करता हूँ। अच्छा। और ऐसा कोई नेता होता नहीं है। जी। अगर हिंदू नेता हो तब तो लगातार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी आज़ादी के बाद से अब तक। और सेक्युलर मुल्क है, इसलिए सेक्युलर नेता ही वहाँ पे राज करेगा। सेकुलर मतलब एवरी पार्टी इज अ सेकुलर पार्टी, और सेकुलर लीडर सब। कम से कम मैं महसूस करता हूँ जी। कि मैं जो सही चीज़
हिंदू के पक्ष का होगा उसके लिए बोलूँगा। अगर कहीं पर मुसलमानों के मामले में ज्यादती हो रही है उसके बारे में बोलूँगा। जी दलित का मामला आएगा उसके बारे में बोलूँगा। जी पिछड़े का मामला आएगा उसके बारे में बोलूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि मुसलमान इस मुल्क का परेशान है, लेकिन मुसलमान परेशान है। परेशान है, जी। बहुत जगहों पे परेशान है। जी और वो ये जो सोशल मीडिया है या अखबार है या फिर लोगों की बोली है उससे ज़्यादा परेशान है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर 95% बिला शको शुबा हिंदू एक बहुत ही अच्छी कौम है जिसके अंदर फिरका परस्ती नहीं है। अब उसके अंदर हम लोग पैदा करें, जी उसको ज़बरदस्ती का आगे बढ़ाएं जी तो ये मुमकिन हो जाता है कभी कभी। जाहिर है, इतनी लेकिन बड़ी आबादी, हम इतनी लोग बड़ी दिन रात आबादी है उठते बैठते जी, साथ बहुत सारा हम लोगों का और मिलना जुलना रिलीजन होता सबको है। अच्छा लगता है, जी वो ठीक है, हाँ, अपना रिलीजन तो सबको अच्छा सबको लगता अच्छा लगता है जी। और लगना भी चाहिए। मतलब पैदा होता है तब से उसके रिचुअल्स, उसके चीज़ों को सीखता है, आगे बढ़ता है। लेकिन आपने एक आदमी का जिक्र किया, एक नेता का, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब का। नाम लेने में गुनाह नहीं है फातमी साहब। नहीं नहीं, ओवैसी साहब हमारे जी पुराने, उनके अब्बा भी हमारे दोस्त थे, जी वो भी मित्र रहे हैं, जी दोस्त रहे हैं। जी एक साथ पार्लियामेंट में जी उनके अब्बा के साथ भी बैठे, उनके साथ भी जी बैठे हो। देखिए, अब एक चीज़ बताइए आप, किसी राज्य में जहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा लेना हो और इनसे फ़ायदा पहुँच जाए उनको, किनसे? ओवैसी साहब से? ये पहुँच जाते हैं वहाँ। अच्छा, ओवैसी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई अब देखो ना, महाराष्ट्र गए थे, किसको फ़ायदा पहुँचाने गए थे? अब वो नहीं, गुजरात चले जाते। उनका तो ये कहना है कि जब यहाँ अब मुझे एक चीज़ सन ऑफ बताइए, मल्ला, सन ऑफ पासवान, सुनो। सन ऑफ यादव सब हैं, तो सन ऑफ मुसलमान क्यों नहीं मैं आएगा? बताता हूँ आपको, ये उनका कहना मैं है। बताता हूँ आपको। उनका जो हैदराबाद आता है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में ठीक है, हैदराबाद में मुसलमानों की आबादी 40 से 50% के बीच में, शहरी इलाके में, लेकिन वहाँ कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी, कहीं कहीं बहुत अच्छी आबादी है जी उसी के बराबर में महबूब नगर है, वहाँ बहुत अच्छी आबादी। और चले जाइए, मैं तो बहुत जगह गया हुआ हूँ तेलंगाना में। आपने कभी सुना कि वो हैदराबाद से बाहर निकल करके आंध्रा में या तेलंगाना में चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। मुस्लिम बहुल जगह से ही लड़ते हैं। नहीं, बस सिर्फ हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद से बाहर नहीं निकलते। बाहर नहीं जाते हैं। जी और क्या बात है कि वो उत्तर प्रदेश में आकर के ईस्ट से वेस्ट तक चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में कोई इलाका नहीं छोड़ते जहाँ चुनाव ना लड़े। पिछली दफा दिल्ली में लड़ने लगे। अब लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था उसमें बिहार में बहुत जगहों से चुनाव लड़े। और फिर वो आएंगे तो अब तो वो पहले नेशनल स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी के, अब तो इंटरनेशनल। ओवैसी तो अपनी पार्टी AIMIM के वो अध्यक्ष हैं, आप बीजेपी का स्पोक्स अच्छा, पर्सन बोल रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, जी अगर बीजेपी या उसकी जो एलाइज हैं, जो जी उसके जैसे बजरंग दल है या हिंदू महासभा है, बहुत सारी उसकी जो जी आउटफिट्स हैं, तो जब वो हिंदू की बात करती है तो वोट किसको जाता है? बीजेपी को जाता है। मतलब और आप ये जब कह रहे ये हैं, मतलब वो मुसलमान पोलराइज करते हैं वो चीज़ों को आकर। जब ये मुसलमान करते हैं तो उसमें जो हिंदू पोलराइज होता है वो वोट कहाँ जाता है? अच्छा, इनकी भाषा से, इनकी ज़बान से वो वोट कहाँ जाता है? फिर वो फिर बीजेपी की तरफ जाता है। और इनोसेंट, मैं तो यही कहूँगा, इनोसेंट बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में जो इनको सही तरीके से नहीं जानता है, वो उस तरफ भी चला जाता है थोड़ा बहुत। वो उसकी मकदार बहुत कम होती है, लेकिन किसी सीट पे 500
कहीं 1000 से कैंडिडेट हार रहा है जीतना, तो वो मैटर कर जाता है। अब आपने जो बात कही, आपको मैं बहुत ही, मेरा तो पर्सनल रिश्ता रहा उस फैमिली से। जी उनके वालिद साहब जब एमपी होते थे 91 से 96, जी। तो मैं उनके साथ भी था। हाँ, आप तो दोनों साथ में पार्लियामेंट्री मतलब 3 मरतबा लगातार मैं जीता था, जी 91, 96, 98, जी। तीनों दफ़ा वो मेरे साथ हाउस में थे। अच्छा। और 2004 में जब मैं जीत के आया और मिनिस्टर बना, हम्म, तो ओवैसी साहब भी हमारे साथ थे। और देखो इत्तेफाक है जी कि जो पहली मरतबा हम लोकसभा में पहुंचे, तो ही वॉज अबाउट टू अटैक बाय बीजेपी, और मैं बीच बचाव करके, उन्होंने एक जगह कहीं पे बोला था, मुझे याद है। नहीं, अभी मैं बड़े ओवैसी साहब की बात, अच्छा। वो फादरली फिगर थे मेरे लिए, तो बहुत एहतराम है उनके लिए। अच्छा। और हम खड़े हुए बीच में, मैं नौजवान भी था उस वक्त, जी और मैंने कहा ये नहीं होने दूंगा। पहला वाकया। दूसरा, इनके साथ भी कुछ हुआ, मैं उसमें भी खड़ा हुआ, ठीक है ना। जी तो मामला यह है कि जब हमारे आपकी इतनी दोस्ती तो है, और कोई आप बहुत जीतने नहीं जा रहे थे, तो आपको बताऊं कि इस दफा का जो लोकसभा का चुनाव था, जी, उसमें जब आपके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट। बीजेपी को मालूम हो गया कि जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का रिजल्ट है बिहार का, वो गड़बड़ हो रहा है, तो अब इनको कहीं से मिला होगा इंस्ट्रक्शन कि जल्दी जल्दी खड़ा करो। तो आ करके मधुबनी से भी अपना, अच्छा, जहाँ से आप इस बार लोकसभा लड़े थे, वहां से भी खड़ा कर दिया था। जी। तो ये जो मतलब पर्सनल रिश्ते का भी भरम नहीं रखा उन्होंने। भरम नहीं रखा, जबकि उनके कैंडिडेट को 4500 वोट आया। जी अगर मैं 4000 वोट से हार रहा होता तो मैटर तो करता ना वो। जी। तो इसके माने हैं कि आपका इंटेंशन, जब आप निकलते हैं हैदराबाद से बाहर, तो आपके जीतने का इंटेंशन कम रहता है, हराने का आपको ज़्यादा होता किसी है। को जिताने का, जी। किसी को हराना छोड़ दो, किसी को जिताने का मकसद नहीं, मैं तो ज्यादा अपने रहता टर्म है। में तो उसको हराने का ही कहूँगा, हाँ, क्योंकि तो चलिए ना, हम हाँ। हार जाएंगे तो बीजेपी जीतेगी। तो मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने कहा कि चोरी कर लिया। कभी आप मालूम करो कि फॉर एग्जाम्पल एक शाहनवाज को लो, शाहनवाज साहब को, जो हमारे तस्लीमुद्दीन साहब के, जी मरहूम बेटा, तस्लीमुद्दीन के बेटा। तस्लीमुद्दीन साहब इनके पार्टी में थे कभी क्या? नहीं, वो तो कई लोग पार्टी मेरी बदलते बात रहते सुनिए हैं, ना, खुद मेरी भी बात बदल लेते सुनिए हैं, वो तो ना, बेटे मेरी की बात है। सुनिए। जी। मेरी बात सुनिए ना, तो आपने चोरी किया हमारे यहाँ से आदमी को, चोरी तो आपने किया। ऐसा तो नहीं है कि MIM का कोई आदमी नहीं, मेंबर, जीत करके तो अच्छा ये उनके अभी सिंबल उनका पे आया जो, ना, जीत करके वो। अरे जो उनका अध्यक्ष है, जी, अख्तरुल ईमान। हाँ, वो कौन सी पार्टी में थे? पहले तो आप ही लोगों के साथ हमारे थे। साथ थे, ठीक है। तो ये ना बोले वो कि वो वहां से चले और आ गए, और उनके पार्टी में इतनी ताकत थी कि वहां से जीत के 5 आदमी आ गया। अबे ठीक है, गुस्सा बातचीत होती रहती है लोगों में। मेरी भी थोड़ी नाराजगी थी, हम भी थोड़े दिन के लिए अलग हुए पार्टी से, जी। लेकिन फिर अपने पार्टी में हैं। वो मेरा उसके हम फाउंडर मेंबर हैं, हम क्यों कहीं जाएं? हम थे अपनी जगह पे, थे, आज भी हैं। तो इसी तरह से वहाँ से लोग वापस आ गए, जो समझ रहे हैं, जब नज़दीक रह के देख लिया कि इनका मकसद क्या है, तो अलग हो गए। और अगर वो तशरीफ लाएंगे बिहार, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप यहाँ पर सेकुलर जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए ना आए। तो क्या पहले तो क्या आरजेडी की तरफ से आप कुछ सीट देंगे उनको लड़ने के लिए? भाई, कोई पार्टी जो अगर ग्राउंड पे मजबूत हो, उससे ना अंडरस्टैंडिंग होती है। तो 4 सीट 5 सीट तो मेरी जीता बात था। भाई, वो अब मामला ये है कि वो 5 सीट
वो एक वक्त था, एक बात थी, जीत गए वो। अब फिर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें तो वो। मतलब ये है कि इस बार अब जो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, और ओवैसी की पार्टी और ओवैसी की जो अपनी पर्सनालिटी है और जो उनका अपना मामला सीमांचल में जो ख़ास तौर से अपनी मजबूत पकड़ बताते हैं वो, और चूँकि पिछली बार 4-5 विधायक उनके जीत करके आए थे, ये जो इस बार वक्फ का जो मामला आया, वक्फ बिल को लेकर के जितना हंगामा हुआ और कई शहर में अलग अलग एहतजाज हुआ, जिसमें दरभंगा शहर में भी आपकी क़यादत में बहुत सारे जुलूस वुलूस निकले वहाँ पे, तो क्या इस बार वक्फ बिल का जो असर है उसमें ओवैसी को मुसलमान दरकिनार करके राजद या जो भी लोग हैं, चूँकि कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ थोड़ी नाराज़गी मुसलमानों की दिखती है कि वक्फ के वजह से, चूँकि बीजेपी के इस बिल लाए हुए बिल बीजेपी सरकार में उसका समर्थन किया है तो नाराज़गी है, लेकिन कई अभी वक्फ बोर्ड बनाया, सारी चीज़ें वहाँ पे जो बनाई है उन्होंने, जिसमें मदरसा बोर्ड और सारी चीज़ों का पुनर्गठन किया है, सलीम परवेज़ वगैरह को उसमें उन्होंने बनाया है वहाँ पे, तो क्या मुसलमान ओवैसी के साथ जाना पसंद करेगा, या जो सेक्युलर जमात जो लोग कहते हैं अपने आप को जो महागठबंधन वाले, एक बात समझो, उनके साथ ही रहेगा? एक बात समझ लीजिए, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज थी जी उसको सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जी बर्बाद कर दिया मुल्क के अंदर। बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये गलती हो गई, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड नहीं बनाया, लेकिन उसके लिए कुछ कानून खड़े किए। और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पहली मर्तबा कांग्रेस सरकार ने एक वक्फ बिल लाए वो लोग, उसके ज़रिए बहुत सारी जो बिखरी हुई चीज़ें थी, दौलत थी जी, वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ। फिर 91 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त भी प्रयास हुआ, और 95 में मुझे याद पड़ता है कि वक्फ एक्ट आया, उसमें तब्दीली की गई बहुत कुछ, और लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई थी। उसको 2012-13 में मैं समझता हूँ फिर से उसमें चेंजेस करके उसको अच्छे काम के लिए अच्छा कानूनी शक्ल दी गई। तो उसमें तो रिफॉर्म हो रहा था। वक्फ बोर्ड का मतलब ये थोड़ी है कि सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहा था वो, या किसी का प्राइवेट ज़मीन कब्जा कर रहा था, बल्कि जो सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ प्रॉपर्टी है या वक्फ की चीज़ें हैं वो उसको सरकारी दर्जा मिल रहा था। लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने या उसकी सरकार ने या उसके साथ रहने वाले सहयोगियों ने जो बिल अब जो बनाया वो तो मैं समझता हूँ कि ऑल टाइम एक इतना बुरा कदम है जिससे इलाके में केओसी पैदा होगा। और तो अब उसमें जिसने भी उसका समर्थन किया जी, चाहे जनता दल यू हो चाहे टीडीपी हो, तो सेकुलर, देखो ये कोई हिंदू मुसलमान का नहीं, मेरा बात सवाल नहीं है। वो हम समझ गए, लेकिन 232 लोगों ने, एमपीज ने, जो वक्फ बिल आया है बीजेपी के द्वारा उसका विरोध किया। उसमें सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, उसमें मल्टी पार्टी है, पूरे देश के कोने कोने से पार्टियां हैं, तो उसको तो रिजेक्ट समझो, उसको तो जनता मतलब आम पॉलिटिकल पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और कभी भी सरकार आएगी उसके अंदर फिर से अमेंडमेंट हो जाएगा, किया ही जाएगा, मजबूरी है। और अभी मेरा वो तो सवाल ये है विचाराधीन कि भी है जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, मेरा सवाल यही है कि क्या ये वक्फ वाला जो मुद्दे पे जिस तरीके से मुसलमान इकट्ठा हुए, मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों के साथ भी बाकी लोग भी इकट्ठा होकर के इस वक्फ बिल का विरोध किया गया, और अलग अलग पार्टियों ने किया, जो जितनी भी महागठबंधन की पार्टी है, पार्लियामेंट से लेकर के जो राज्य सरकार, जहाँ पे भी राज्य में अलग अलग जगह लोग हैं, उनका विरोध किया गया। तो क्या ऐसे हालात में
बिहार में आने वाले चुनाव में, बिहार का जो विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें क्या मुसलमान इकट्ठा होकर के सेक्युलर जो ताकत जो कहलाती है उनको ही वोट करेंगे, या वैसी फातमी साहब की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं इस बात को एक लाइन में समझना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, ऐसा है कि एक तो ये बात समझ लें आप कि मुसलमान तो इकट्ठा है ही है जी। साथ साथ जो सेकुलर लोग हैं वो भी इकट्ठा हैं। ठीक है कि इस मुद्दे पर एक होकर के वोट डाला जाए। तो इससे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होगा? सबसे ज़्यादा इफेक्टेड तो मुसलमान होगा। तो वो तो इकट्ठा है ही है, और वो इकट्ठा हो करके कहीं वोट नहीं डालने जा रहा, वो सिर्फ राजद और उसके साथ जो गठबंधन के लोग हैं, यूपीए कह लो उसको या महागठबंधन कह लो जी, वो तो एक तरफा वोट वहां गिरेगा। इसमें कहीं भी शक व शुबा नहीं रखिए आप, कोई डिवीजन नहीं होने जा रहा। और ये एक बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है जी। लोगों को बात बहुत बुरी लगी है कि मेरे आबा अजदाद की जायदादों को जो किसी ने वक्फ किया, चाहे वक्फ फी सबीलिल्लाह किया हो या वक्फुल औलाद किया हो, तो किसी दूसरे की ज़मीन को तो नहीं किया, खुद की मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ज़मीन है। हम अपनी औलाद को दे के जाएं या हम मस्जिद में दे के जाएं, मदरसे में दे के जाएं, कब्रिस्तान में, खानकाह में, ये मेरी मर्जी है, मेरी दौलत है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो नाराज़गी है लोगों के अंदर, और नाराज़गी जो नाराज़गी होती है राजनीति में, वो तो वोट के ज़रिए ही जाहिर की जाती है। जी। तो वो तो मौका है, ये पहला मौका आ रहा है 2025 का असेंबली, जिसके अंदर वो नाराज़गी अपनी वोट के ज़रिए दिखाएंगे लोग। दिखाएंगे। शुक्रिया फातमी साहब हमें वक्त देने के लिए, और कई बातों पे हमने चर्चा की। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा हम आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे वक्त लेते रहेंगे, ताकि बिहार के मुद्दे पे और भी बहुत सारी बातें हों, चाहे वो जाति जनगणना हो, मुसलमानों के मुद्दे हों, या कौन सी पार्टी में कितनी सीट का बंटवारा होगा, सारे मुद्दों पे हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको तंग करके आपसे सवाल से जवाब करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। जी, तो ये थे हमारे साथ दरभंगा के 4 बार के सांसद रहे अली अशरफ फातमी साहब, शिक्षा मंत्री भी थे ये भारत सरकार में, शिक्षा राज्य मंत्री। इनसे एक ख़ास बातचीत रही हमारी, इन्होंने काफ़ी खुलकर अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से मुसलमान वोट करेंगे, ओवैसी का क्या रोल होगा, और किस तरीके से महागठबंधन में कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री बन पाएगा, वो सारी बातों पे इन्होंने अपनी बातें रखी। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए और इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहें हमारे साथ, यानी द हिंदी टॉप को आप सब्सक्राइब भी कर लें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।